हेलो गाइस, दिस अक्षय त्रिपाठी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसिफाई। कैसे आप सब? बहुत बढ़िया। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट, कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से कैलकुलेशंस, बहुत वो सब हम लोग देख चुके हैं। बाद में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में भी देखा है, उसके सारे अंदर कंसेप्ट्स के वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन वीडियोस को देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक हमारा है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या होता है उससे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं, फिर इसको शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, मजा आती है। आज इसके धागे खुलने इस टॉपिक के। बहुत बढ़िया। हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताने से पहले मैं आपको फ्लक्स बताता हूं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो यहां पे अभी जब आप आगे चैप्टर्स में जाएंगे, जब मैग्नेटिक्स के कंसेप्ट्स आएंगे, वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। तो दोनों चीजों में सिमिलर क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, दोनों में फ्लक्स वर्ड कॉमन है। फ्लक्स वर्ड कॉमन है, हाँ बिल्कुल कॉमन है। तो फिर फ्लक्स को समझते हैं क्या होता है। फ्लक्स को समझने के लिए छोटी सी एक एनालॉजी हम लोग देते हैं, उसके बाद उस चीज को हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है। कंसीडर करिए कि एक डैम है आपके पास। डैम है जिसका लेंथ ए है, विड्थ बी है, कुछ हाइट होगी, लेकिन हाइट वो एक बहुत ही ना है। हम लोग यहां से वाटर इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। यहां से वाटर इसमें जा रहा है, पानी इसमें जा रहा है। बहुत बढ़िया। इस तरीके से पानी इसमें जा रहा है अंदर। जैसे जैसे इसके अंदर पानी जाएगा, अगर मैं पानी की हाइट चेंज करता रहूं, मान लो अभी h1 हाइट पे है, कुछ देर बाद मान लो h2 हाइट तक लेके गया, तो वॉल्यूम में चेंज आएगा अंदर पानी के, कि अंदर पानी कितना स्टोर हुआ है या पास कर रहा है वॉल्यूम, पानी जितना, तो उसमें चेंजेस आएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे। मान लो फॉर एग्जांपल एक टाइम पे वॉल्यूम आ रहा है AB इंटू H1। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। हाइट हमारी वाटर की H1 है एक केस में। मान लो दूसरा केस है, जब वॉल्यूम आता है तो AB इंटू H2 आती है। हाँ इतना हम समझ गए। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। कब? जब वाटर पास कर रहा है, डिफरेंट हाइट पे पास कर रहा है। पास करना मतलब उससे ट्रेवल कर रहा है या स्टोर हो रहा है, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। सिमिलरली फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया गया? फ्लक्स को बताया क्या गया? फ्लक्स इज समथिंग विच, फ्लक्स इज समथिंग, इस डेफिनेशन पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। फ्लक्स इज समथिंग विच चेंजेस व्हेन समथिंग इज पास थ्रू अ रीजन। इसका क्या मीनिंग हुआ? व्हेन समथिंग इज पास थ्रू अ रीजन। क्या मतलब? फ्लक्स का क्या मतलब है? फ्लक्स इस चेंज को डिनोट करता है जब कोई चीज किसी एक रीजन से पास हो रही है। इस एग्जाम्पल में क्या है? एक डैम है, एक रीजन है हमारा। हाँ बहुत बढ़िया, एक बिल्कुल रीजन है। उस रीजन से क्या पास हो रहा है? वाटर पास हो रहा है। अब वाटर अगर डिफरेंट हाइट पे पास हो रहा है तो देखो किस में चेंजेस आ रहे हैं? वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। यहाँ पे एक जगह पे वॉल्यूम AB इंटू H1 है, दूसरी जगह पे वॉल्यूम AB इंटू H2 है, तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। इसको हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं वॉल्यूम फ्लक्स बोल सकते हैं बस। अब हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या है डिफिनीशन, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस एनालॉजी को दिमाग में रखते हुए। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छी समझ आई होगी। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो हमने लोगों ने एनालॉजी दे दी, आपने इस एनालॉजी को बहुत अच्छे से दिमाग में रखी। उसके आगे हम लोग अब बात करते हैं। फ्लक्स को पहले डिनोट किससे करते हैं? फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से। फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इसको हम लोग यहाँ पे फाई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे किया गया? कहा गया कि ये कोई एरिया है आपका, हाँ एरिया है, ये इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है किसी तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, ऐसे बहुत जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने पर आप एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लो। आपने छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया DS, मान लो छोटा सा एरिया आपने कंसीडर कर लिया DS, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी E पास हो रही है, ठीक है। हो सकता है वो यूनिफॉर्म हो सकता है यूनिफॉर्म ना हो, कोई हम लोग नहीं बोल सकते। हम लोग जनरल बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया गया? उस एनालॉजी के हिसाब से कहा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन फाई इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। मैंने आपको एरिया बोला, मैंने एरिया वेक्टर के बारे में तो आपको कुछ बताया नहीं। तो एरिया वेक्टर क्या होता है इसको भी तो जानना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो एरिया वेक्टर पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं, क्योंकि इसमें पहला टर्म ही हमारे पास क्या आ गया? एरिया वेक्टर। ये है हमारा एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर ही अगर हमको नहीं पता हुआ तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर कुछ नहीं होता। एरिया नॉर्मल, उसमें वेक्टर जुड़ गया कि एरिया में आपने वेक्टर जुड़ गया। अब वेक्टर जुड़ गया तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ सिंपल, उसके पास एक डायरेक्शन होगी। हाँ बिल्कुल होगी। अब आपने मान लो इसी में देखें,
ये आपका एक ds था। अब इसकी एक डायरेक्शन हो सकती है, मान लो ये आपके पास एक छोटा सा एरिया है, अब इसकी क्या डायरेक्शन होती है, या तो इस डायरेक्शन में ले सकते हो या तो इस डायरेक्शन में ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, आपके लिए कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जो नॉमेनक्लेचर लिया गया, जो कहा गया कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, वही हमेशा हमको लेनी है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या बोलेगी, ना ये लोगे ना ये लोगे ना ये लोगे। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी आपका जो एरिया है उसके प्लेन से आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड जो नॉर्मल लोगे वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। क्या होगी, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। देखिए आपके पास एक एरिया है, हाँ बिल्कुल ये एरिया है हमारे पास, इस एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड बहुत भी इंपॉर्टेंट है, आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं लेना, आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, ये होगा हमारा एरिया। अगर मान लो इस एरिया की वैल्यू कुछ होती, एरिया क्या कुछ भी हो सकता है, मीटर स्क्वायर में मान लो लेते 5 मीटर स्क्वायर है। अब इसको एरिया वेक्टर बनाना है तो इसके साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट करनी पड़ेगी, वो डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड नॉर्मल होगी। तो एरिया वेक्टर का आपको कंसेप्ट समझ आया। इसमें इस एरिया वेक्टर का क्या मीनिंग है, ये छोटा सा ds एक कोई एरिया होगी जिसकी एक डायरेक्शन होगी जो कि उस एरिया वेक्टर मतलब आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन है ना डिनोट कर रहा होगा। जहां पे भी एरिया, मान लो ये एरिया है तो इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन मान लो ये हुई, इसके नॉर्मल हुई प्लेन के, तो ये ds की वेक्टर हो गया, ds वेक्टर, बस सिंपल। ये एरिया वेक्टर का कंसेप्ट, आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अच्छे से कंसेप्ट देख लिया। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, और लास्ट में मैं एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं जो जेईई मेंस, नीट, एडवांस लेवल के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आपको हेल्पफुल करने वाला, बहुत ही प्यारा, उससे कैलकुलेशन बहुत ही लेवल की इजी होने वाली हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट पकड़ते हैं, सिंपल है। अगर आपके पास एरिया आपका ऐसा है, ठीक है, ये कोई एरिया है, फील्ड मान के चलते यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा हमको पता है, वो इसके नॉर्मल ऐसे होने वाला है, ये नॉर्मल है, इसके ऐसे आने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे ही अगर चली जाती है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे ही चली जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गई, इधर से निकल रही, ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये ds वेक्टर है, ये e वेक्टर है, तो e वेक्टर एंड ds वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, कितना एंगल है, 0 डिग्री। जैसे मान लो ये कागज है, ये कागज है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये कागज है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो नॉर्मल वेक्टर भी ऐसे ही था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे, तो उनके बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। 0 डिग्री हुआ तो फ्लक्स हमारा कितना आ गया, सिंपली E डॉट S था, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ E, मैग्नीट्यूड ऑफ S, कॉस ऑफ 0 डिग्री करोगे क्योंकि थीटा 0 डिग्री है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू सिंपली कितनी आ गई, E डॉट E इंटू S, इतना आ गया। हाँ ये पॉइंट हमको क्लियर होगा, लेकिन प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है हर जगह पे, ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, वरना पूरे एरिया के लिए नहीं ले सकते, फिर आपको छोटा छोटा इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट सीखना है जो मैं लास्ट में बता चुका हूं। ये पॉइंट आपको आई होप क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट उठाते हैं जो कि ऐसा ही है जिसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं कि इसको ऐसे किस तरीके से लिया जाता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। कंफ्यूजन नहीं करने का, बिल्कुल बहुत ही प्यारे तरीके से समझना है। आपका एरिया मान लो ऐसे लिटा दिया हमने, अब एरिया को लिटा दिया, पहले ऐसे था कागज, मान लो ऐसे कोई एरिया था, अब उसको हमने बिल्कुल फ्लैट ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है, उसको पहले ऐसे था, अब हमने ऐसे लिटा दिया। अब लिटा देने के बाद अब इसको देखोगे तो इसका नॉर्मल वेक्टर कैसा हो गया, एरिया वेक्टर जो कि होगा ऐसे होगा, मान लो S वेक्टर जिसको हम ऐसे हो सकते इसका टोटल एरिया अगर ऐसे, ठीक है। लेकिन फील्ड लाइंस को हमने वैसे ही रखा, अब भी फील्ड लाइंस कैसी हमारी ऐसे जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। अब इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड S वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। हाँ बिल्कुल आ गया। कैसे आ गया आप देख सकते हैं, एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा क्योंकि जब बिल्कुल लेट जाएंगे, मान लो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, वो पहले एरिया हमारा ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी, नॉर्मल वेक्टर भी उसी डायरेक्शन। अब एरिया को हमने ऐसे कर दिया, सिंपल। अगर पाम मेरा एरिया, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरीके से होगा, लेकिन फील्ड अब भी ऐसी है, तो इनके बीच में 90 डिग्री एंगल हो गया। हाँ 90 डिग्री एंगल जब हो गया तो फ्लक्स कितना आने वाला है हमारा, सिंपली 0। क्यों, E डॉट S करोगे, E इंटू S इंटू कॉस ऑफ 90, कॉस ऑफ 90 कितना होता है 0। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, ग्रेजिंग कंडीशन। ग्रेज करते हुए चली जाए, मतलब किसी एरिया को टच करते हुए जब चली जाती है, टच करती हुई फील्ड लाइंस, बिल्कुल देखो ये टच करती हुई निकल जा रही है, ग्रेजिंग कंडीशन, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग। बहुत ही बढ़िया, समझ आ गया, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर। तो वहां पे फ्लक्स कितना होने वाला है, 0। बहुत ही बढ़िया। तीसरा पॉइंट पकड़ते हैं जो कि, और चौथा पॉइंट होगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मजा दिला देगा आपको, थर्ड पॉइंट के बाद वाला। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पहले थर्ड पॉइंट को देखते हैं, भागने की कोशिश नहीं करनी है हमको, बहुत ही प्यार तरीके से सीखना है।
थर्ड पॉइंट क्या, अगर एक आपके पास पर्टिकुलर एरिया है, मान लो सबसे सिंपल आपका वैसे ये सर्कल है, सर्कल का मान लो रेडियस r है, तो इसका एरिया कितना हुआ पाई r स्क्वायर, सिंपली मैथ्स आपको पता है इसका एरिया इतना होने वाला है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इससे पास आउट कर रही है, कैसे पास आउट कर रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलरली पास आउट कर रही है। इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, हमेशा प्लेन के नॉर्मल होने वाला है। प्लेन के नॉर्मल कैसा, मतलब ये प्लेन है, इसके अलोंग नॉर्मल इस तरीके से होने वाला है एस वेक्टर या एरिया वेक्टर जो भी बोलो। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी दी ही गई है इस तरीके से। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दी गई है, अब आपको छोटा सा एलिमेंट पकड़ लो, अगर आप, और मैं बोल के चल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पूरे में यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, तो आप देखो d5 पकड़ा, d5 क्या होगा, सिंपली ई डॉट एस ds इतना ही तो होने वाला है। किसी एक छोटे से एलिमेंट को हमने पकड़ लिया ds, इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे ही होने वाला है, ऐसे, तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, ई ds cos ऑफ 0 डिग्री, सिंपल cos, क्योंकि इनके बीच में एंगल 0 डिग्री होने वाला है। बहुत ही बढ़िया, इतना आपको समझ आ गया। अब इसको ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना है, तो ओवरऑल आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट जब इसको दोनों साइड में करोगे तो ये इधर टोटल फ्लक्स फाई आएगा आपका। इंटीग्रेशन में जब छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करने वाले तो फाई आएगा। अब फाई आ गया, यहाँ पे ई कांस्टेंट है तो सिंपली बाहर आ गया। अंदर क्या है, cos ऑफ 0 1 होता है, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई में रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेशन किसका आ गया, ds का। अब ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब ये आपको पता छोटे छोटे एरिया से मिलके बना है, बिल्कुल मिलके बना है छोटे छोटे एरिया से। हाँ, तो छोटे छोटे एरिया जब ऐड करोगे तो टोटल किस एरिया, इंटीग्रेशन का मतलब सिंपल एडिशन, एडिशन है तो टोटल पाई आर स्क्वायर पे पहुंचने वाले हो। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे ds की जगह पे आप क्या लिखते हो, फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर, इतना लिख सकते हो। हाँ, इतना लिख सकते हो। इसके रिलेटेड फ्लक्स कितना आ गया आपका, इतना आ गया। इस पर्टिकुलर मान लो ये रेक्टेंगल होता तो उसकी कुछ लेंथ ब्रेथ होती तो उसके हिसाब से एरिया लेते, लेकिन प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, नहीं यूनिफॉर्म है तो आप यहां तक तो करोगे। जैसे इसीलिए मैं इस पॉइंट को बताया, मैं तो डायरेक्ट भी लिख सकता था ई डॉट एस वाला कंसेप्ट से, जो कि यहाँ पे बताया था, याद होगा थोड़ी देर पहले जब बताया था, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैं उस चीज को क्यों नहीं लिखा, मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। ये बहुत, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, कॉन्स्टेंट होगी तभी आप बाहर ले सकते हो। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सीखते हैं। वो कॉन्सेप्ट्स आपको सारे समझ आ गए। इसमें थोड़ा सा प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूं, जिससे फील और आपकी इनहेंस होगी कि हाँ इसका मीनिंग क्या है। जैसे ये आपका एरिया था, इसमें छोटा सा ds आपने लिया था, तो आपने मान लो ds वेक्टर आपका इस तरीके से नॉर्मल है, ठीक है। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे है, ठीक है। ds वेक्टर लिया तो d5 आपका कितना होता था, सिंपली e डॉट ds, इतना आप समझ गए थे। अगर इसको आप खोल देते हो तो कैसे लिखते हो, E का मैग्नीट्यूड ds का मैग्नीट्यूड इनटू ऑफ cos ऑफ थीटा, ये लिख सकते हो। अगर मैं इन चीजों को एक साथ लेके आऊं, E cos थीटा को साथ में ले लेते हैं और ds को ऐसे रखते हैं, तो इसका फील पकड़ के देखो। अब इसकी मीनिंग क्या है, ये सेंस बहुत ही प्यारा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये आधे से ज्यादा कंसेप्ट ऐसे ही क्लियर करेगा। इनके बीच में थीटा क्या होता था, इनके बीच का एंगल E cos थीटा क्या है, ऐसा कंपोनेंट E का ऐसा कंपोनेंट जो कि ds के अलोंग हो, वही तो ले रहे हैं। E cos थीटा क्या है, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो E cos थीटा ये आएगा हमारा, हाँ बिल्कुल ये आने वाला है। E sin थीटा बिल्कुल ऐसे चला जाएगा ग्रेस करते हुए। तो कौन सा कंपोनेंट हम लोग ले रहे हैं, E cos थीटा ले रहे हैं। और E cos थीटा लेने का क्या मीनिंग हुआ, E cos थीटा लेने का मतलब हुआ ये हम लोगों का ऐसी वैल्यू है जो कि अलोंग द एरिया फील्ड अलोंग द एरिया वेक्टर, ऐसी वैल्यू लो फील्ड अलोंग द एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ds वेक्टर है, उसके अलोंग वाला जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वही हम लोग लेना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल लेना चाहते हैं d5। तो ये फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को दिमाग में बिल्कुल सेट रखना है, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लिया जाएगा। अगर आप इसको डॉट प्रोडक्ट के टर्म में नहीं समझना चाहते, डॉट प्रोडक्ट तो सिर्फ वही जो डॉट प्रोडक्ट की फीलिंग है, उस फीलिंग को भी रटना नहीं है, रट तो ले हाँ ई डॉट ds होता है, लेकिन फील क्या है कि ई डॉट ds हमको क्या बताता है कि हमको उस इलेक्ट्रिक फील्ड के उस कंपोनेंट को लेना है जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो। एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर सिंपल कोई एक एरिया, उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल जो होगा उसके अलोंग लेना होगा हमको। आई होप ये पॉइंट बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर आपको हो गया होगा, इतना आपको समझ आ गया। लेकिन अभी एक पॉइंट हमने नहीं बताया, इसका मीनिंग भी तो समझ लो, फिजिकल मीनिंग क्या है जो साइंटिस्ट ने बताया, इसका फिजिकल मीनिंग भी तो हमको समझना है। हाँ बिल्कुल समझना है। अब उसको समझना है तो उसको भी हम समझने की कोशिश यहां पे करते हैं। बहुत ही बढ़िया। फ्लक्स सिंपली हमको क्या बताता है,
फ्लक्स सिंपली हमको बताता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हूं उस एरिया से, जिस एरिया में आप फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिस भी एरिया में आप इंटरेस्टेड है उसमें टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को बताने का तरीका फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सिंपली इक्वल टू, ये जो वैल्यू है इसको चाहे फाई बोलो चाहे डी फाई छोटे लेवल पे है, बड़े लेवल पे आ जाओगे तो फाई हो जाएगी। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है? ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनके बारे में बताता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है? टोटल नंबर ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसका फिजिकल सेंस क्या है? उसका फिजिकल सेंस सिंपली इतना ही है कि वहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी प्रेजेंट है उस एरिया में। आई होप बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी के साथ साथ चलते चलते हमको कुछ पॉइंट्स और भी समझने हैं, तो इसकी हम लोग देखेंगे कि क्या इसकी कुछ यूनिट होगी। हाँ बिल्कुल होने वाली है। क्यों ये होने वाली? क्यों होने वाली है? क्योंकि यूनिट्स तो सबकी होती है ना, बिना ऐसी कोई क्वांटिटी तो नहीं बनाओगे ना जिसकी यूनिट नहीं होगी। हाँ बिल्कुल। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है अगर हमको निकालनी होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हम लोग निकालने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट तो सिंपली क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं पता? ठीक है, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन क्या होती थी? फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। नहीं पता है? डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, बहुत ही प्यारे तरीके से बता के रखा है इस कंसेप्ट को। तो फोर्स की तो आपको पता है न्यूटन, चार्ज की क्या होती है? कूलम। तो यहां पे क्या सिंपली लिख सकते हो फ्लक्स के लिए? न्यूटन कूलम इनवर्स हो गए। लेकिन साथ में क्या है? एरिया क्या होता है? सिंपल आप मीटर स्क्वायर में ले सकते हो क्योंकि एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। तो आपके पास क्या यूनिट आ गई? न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। इसको सिंपली रीअरेंज करके लिखोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आ गई इसकी एसआई यूनिट। हाँ बहुत बढ़िया, ये भी आपको आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अच्छे से कंसेप्ट देख लिया। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं और लास्ट में मैं एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं जो जेईई मेंस, नीट, एडवांस लेवल के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आपको हेल्पफुल करने वाला, बहुत ही प्यारा, उससे कैलकुलेशन बहुत ही लेवल की इजी होने वाली हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट पकड़ते हैं, सिंपल है। अगर आपके पास एरिया आपका ऐसा है, ठीक है, ये कोई एरिया है, फील्ड मान के चलते यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा हमको पता है, वो इसके नॉर्मल ऐसे होने वाला है, ये नॉर्मल है, इसके ऐसे आने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे ही अगर चली जाती है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे ही चली जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गई, इधर से निकल रही, ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये ds वेक्टर है, ये e वेक्टर है, तो e वेक्टर एंड ds वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? कितना एंगल है? 0 डिग्री। जैसे मान लो ये कागज है, ये कागज है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये कागज है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो नॉर्मल वेक्टर भी ऐसे ही था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे, तो उनके बीच में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। 0 डिग्री हुआ तो फ्लक्स हमारा कितना आ गया? सिंपली E डॉट एस था, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ E, मैग्नीट्यूड ऑफ S, कॉस ऑफ 0 डिग्री करोगे क्योंकि थीटा 0 डिग्री है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू सिंपली कितनी आ गई? E डॉट E इंटू एस, इतना आ गया। हाँ ये पॉइंट हमको क्लियर होगा, लेकिन प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है हर जगह पे। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, वरना पूरे एरिया के लिए नहीं ले सकते, फिर आपको छोटा छोटा इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट सीखना है जो मैं लास्ट में बता चुका हूं। ये पॉइंट आपको आई होप क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट उठाते हैं जो कि ऐसा ही है जिसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं कि इसको ऐसे किस तरीके से लिया जाता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। कंफ्यूजन नहीं करने का, बिल्कुल बहुत ही प्यारे तरीके से समझना है। आपका एरिया मान लो ऐसे लिटा दिया हमने, अब एरिया को लिटा दिया, पहले ऐसे था कागज, मान लो ऐसे कोई एरिया था, अब उसको हमने बिल्कुल फ्लैट ऐसे ऐसे कर दिया। ठीक है, उसको पहले ऐसे था, अब हमने ऐसे लिटा दिया। अब लिटा देने के बाद अब इसको देखोगे तो इसका नॉर्मल वेक्टर कैसा हो गया? एरिया वेक्टर जो कि होगा ऐसे होगा, मान लो एस वेक्टर, जिसको हम ऐसे हो सकते इसका टोटल एरिया अगर ऐसे। ठीक है, लेकिन फील्ड लाइंस को हमने वैसे ही रखा, अब भी फील्ड लाइंस कैसी हमारी ऐसे जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। अब इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एस वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। हाँ बिल्कुल आ गया। कैसे आ गया आप देख सकते हैं, एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा क्योंकि जब बिल्कुल लेट जाएंगे, मान लो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, पहले एरिया हमारा ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी, नॉर्मल वेक्टर भी उसी डायरेक्शन। अब एरिया को हमने ऐसे कर दिया, सिंपल। अगर पाम मेरा एरिया, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरीके से होगा, लेकिन फील्ड अब भी ऐसी है, तो इनके बीच में 90 डिग्री एंगल हो गया। हाँ 90 डिग्री एंगल जब हो गया तो फ्लक्स कितना आने वाला है हमारा? सिंपली 0। क्यों? E डॉट एस करोगे, E इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 90, कॉस ऑफ 90 कितना होता है? 0। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, ग्रेजिंग कंडीशन।
ग्रेज करते हुए चली जाए, मतलब किसी एरिया को टच करती हुई जब चली जाती हैं, टच करती हुई फील्ड लाइंस, बिल्कुल देखो ये टच करती हुई निकल जा रही है, ग्रेजिंग कंडीशन, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग। बहुत ही बढ़िया, समझ आ गया, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर। तो वहां पे फ्लक्स कितना होने वाला है, 0। बहुत ही बढ़िया। तीसरा पॉइंट पकड़ते हैं जो कि, और चौथा पॉइंट होगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मजा दिला देगा आपको, थर्ड पॉइंट के बाद वाला, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पहले थर्ड पॉइंट को देखते हैं, भागने की कोशिश नहीं करनी है हमको, बहुत ही प्यार तरीके से सीखना है। थर्ड पॉइंट क्या, अगर एक आपके पास पर्टिकुलर एरिया है, मान लो सबसे सिंपल आपका वैसे ये सर्कल है, सर्कल का मान लो रेडियस r है, तो इसका एरिया कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर। सिंपली मैथ्स आपको पता है, इसका एरिया इतना होने वाला है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इससे पास आउट कर रही है, कैसे पास आउट कर रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलरली पास आउट कर रही है। इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, हमेशा प्लेन के नॉर्मल होने वाला है। प्लेन के नॉर्मल कैसा, मतलब ये प्लेन है, इसके अलॉन्ग नॉर्मल इस तरीके से होने वाला है, एस वेक्टर या एरिया वेक्टर जो भी बोलो। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी दी ही गई है इस तरीके से। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दी गई है, अब आपको छोटा सा एलिमेंट पकड़ लो, अगर आप, मैं बोल के चल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पूरे में यूनिफॉर्म है, तो आप देखो d5 पकड़ा, d5 क्या होगा, सिंपली ई डॉट एस ds, इतना ही तो होने वाला है। किसी एक छोटे से एलिमेंट को हमने पकड़ लिया ds, इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे ही होने वाला है, ऐसे। तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, e ds cos ऑफ 0 डिग्री, सिंपल कॉस, क्योंकि इनके बीच में एंगल 0 डिग्री होने वाला है। बहुत ही बढ़िया, इतना आपको समझ आ गया। अब इसको ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना है, तो ओवरऑल आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट जब इसको दो साइड में करोगे तो ये इधर टोटल फ्लक्स फाई आएगा आपका। इंटीग्रेशन में जब छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करने वाले तो फाई आएगा। अब फाई आ गया, यहाँ पे ई कांस्टेंट है तो सिंपली बाहर आ गया। अंदर क्या है, कॉस ऑफ 0 1 होता है, तो सिंपली उसको मल्टीप्लाई में रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेशन किसका आ गया, ds का। अब ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब ये आपको पता छोटे छोटे एरिया से मिलके बना है, बिल्कुल मिलके बना है छोटे छोटे एरिया से। हाँ, तो छोटे छोटे एरिया जब ऐड करोगे तो टोटल किस एरिया, इंटीग्रेशन का मतलब सिंपल एडिशन है, तो टोटल पाई आर स्क्वायर पे पहुंचने वाले हो। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे ds की जगह पे आप क्या लिखते हो, फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर, इतना लिख सकते हो। हाँ, इतना लिख सकते हो। इसके रिलेटेड फ्लक्स कितना आ गया आपका, इतना आ गया। इस पर्टिकुलर, मान लो ये रेक्टेंगल होता तो उसकी कुछ लेंथ ब्रेथ होती तो उसके हिसाब से एरिया लेते, लेकिन प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, नहीं यूनिफॉर्म है तो आप यहां तक तो करोगे। जैसे इसीलिए मैं इस पॉइंट को बताया, मैं तो डायरेक्ट भी लिख सकता था ई डॉट एस वाला कंसेप्ट से, जो कि यहां पे बताया था, याद होगा थोड़ी देर पहले जब बताया था, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैं उस चीज को क्यों नहीं लिखा, मैं आपको ये तरीका बता रहा हूं। ये बहुत, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, कॉन्स्टेंट होगी तभी आप बाहर ले सकते हो। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको सीखते हैं। फोर्थ पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन नहीं करने का। इसमें भी इंटीग्रेशन से अवॉइड कर देगा ये आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस। मान लो ये बाउल है, कटोरा है, ऐसे रखा हुआ है, इससे आपको, इसका भी रेडियस r है, तो इसका इतने एरिया का पोर्शन का एरिया कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर। बाकी इसका भी कुछ एरिया होगा। मान लो इससे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए किसी ने कहा कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, हाँ बहुत बढ़िया जा रही हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ है, तो आपसे बताएगा कि इसका आप बता दो इससे नेट फ्लक्स कितना पास कर रहा होगा। आप कंफ्यूज कि क्या भाई इंटीग्रेशन बहुत तगड़ा है इसमें यार, क्या करने वाले, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एरिया तो निकाल लो, लेकिन अब जो छोटा सा ds वेक्टर मान लो लोगे यहाँ पे, इसके लिए ds ऐसे हो जाएगा, वहां पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है इस डायरेक्शन में, तो थीटा एंगल θ1 हो गया। कहीं और पे देखोगे तो बिल्कुल सीधा चला जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि आपको ds वेक्टर भी तो लेना है। ds हर जगह पे चेंज हो, थीटा एंगल हर जगह पे चेंज हो रहा है, तो कॉम्प्लिकेशंस आ गई ना आपके पास। तो आप सोचोगे क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि थीटा हर जगह, मान लो यहाँ पे देखते तो बिल्कुल सीधा सीधा लेना पड़ता ds वेक्टर, जो कि इसके साथ 0 डिग्री बनाता है। यहाँ पे θ1 बना रहा, यहाँ का लेते हो सकता है वो 90 डिग्री बना, तो बहुत सारे एंगल्स बना रहा। तो आप उसमें क्या करोगे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रेशन को अवॉइड करके ट्रिक यूज करने वाले हैं हम लोग। क्या ट्रिक यूज करने वाले हैं, वैसे अगर आप सिंपल आप कैलकुलेशन करते तो क्या लिखते, सिंपल लिखते E डॉट ds d5 आपका इतना, तो किसी एक छोटे से एलिमेंट को ले लो, सबसे अच्छा तरीका इंटीग्रेट करो दोनों साइड में, क्या करोगे इधर टोटल फ्लक्स फाई नेट आएगा, लेकिन यहाँ पे E क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन के अंदर ये ds वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे फिक्स नहीं है ना, क्योंकि थीटा ही सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो ds यहाँ पे ds होगा, तो ये ds cos थीटा को आप इसमें से कुछ भी बाहर नहीं ले सकते। पिछले एक जहाँ पे यहाँ पे बताया तो मैंने थीटा को बाहर ले लिया था, क्योंकि मैंने वहां पे बोला के रखा था कि cos ऑफ थीटा कांस्टेंट होगा, क्योंकि थीटा चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे हर जगह पे थीटा चेंज हो रहे होंगे। इस पॉइंट को आप देख सकते हैं, थीटा क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही है, लेकिन
आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर तो हर पॉइंट पे बदल रहा होगा ना। अब ऐसे आउटवर्ड नॉर्मल क्या वो यहाँ के लिए भी नॉर्मल वैसा ही बनने वाला होगा? नहीं बनेगा, हर जगह पे अलग अलग होगा, तो सारी थीटा चेंज कर रहा होगा, तो कॉस ऑफ थीटा चेंज। तो यहाँ पे क्या हम बाहर ले सकते हैं? सिर्फ बाहर ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लिया, हाँ ले लिया। अब जब ले लिया तो अंदर क्या बचा? ds कॉस ऑफ थीटा, इतना अंदर हमारा बचा इंटीग्रेशन के अंदर बचा ds कॉस थीटा। अब ये जो ट्रिक, अब इसके बाद इसको ही सॉल्व करना बहुत ही टीडियस है, बस यहां तक पहुंच गए उसके बाद अटक जाएंगे हम लोग, सोचे करें ही तो क्या करें। अब इस चीज को करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रोजेक्शन, कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन। याद रखना क्या बता रहा हूं मैं? प्रोजेक्शन का कंसेप्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखना इफेक्टिव एरिया, टोटल एरिया नहीं लेना, इफेक्टिव एरिया लेना। अब प्रोजेक्शन का क्या मीनिंग? यहां से टॉर्च डालो, अगर आपसे यहाँ पे मैं कहूं कि एक टॉर्च की रोशनी डालो और इस साइड में आपके पास एक स्क्रीन हो, एक साइड में आपके पास एक स्क्रीन हो, इधर से आप टॉर्च डालो, तो इसके ऊपर कौन सा एरिया वाला? कभी भी नोट करना, एक सर्कुलर एरिया ही आने वाला है, इससे कोई मतलब नहीं होगा। पूरा ऐसे फोटो जाएगी, जो लाइट की शेडो होगी वो ऐसे जाके यहाँ पे बिल्कुल ऐसे बन जाएगा, ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इफेक्टिव एरिया क्या आया? पाई आर स्क्वायर ही आया, हाँ बिल्कुल आया पाई आर, मतलब इतना ही एरिया इफेक्टिव आया, ऐसे बिल्कुल सीधा चला गया। समझ आया ये पॉइंट? तो इसकी जगह पे इसका इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हो? ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा आपके इफेक्टिव एरिया से। ये कौन सा एरिया है? ये इसके इक्वल नहीं है। अब हाँ हो सकता है वैल्यू पाई आर स्क्वायर के बराबर आपकी आ गई, लेकिन ये इफेक्टिव एरिया, ये कौन सा एरिया है आपका? इफेक्टिव एरिया। ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा, प्रोजेक्शन डाल के जो भी आपने लिया है वो एरिया आपको मिलेगा इफेक्टिव एरिया, ये एरिया। और इस इंटीग्रेशन को आप किससे रिप्लेस करते हो? सिंपली इस इंटीग्रेशन को आप सिंपली लिख सकते हो E इंटू इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव एरिया, इसकी वैल्यू से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो E, ये आ जाएगा यहाँ पे फ्लक्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, बिल्कुल समझ आया। अब इसका रीजन भी मैं देने वाला हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी मैं आपको बस 1 मिनट के अंदर दे रहा हूं। ये आपको ये इफेक्टिव एरिया का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। प्रोजेक्शन के साथ कैसे आपको प्रोजेक्शन लेना है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपको क्या अप्लाई करना है? प्रोजेक्शन वाला एरिया ले लो, जो इफेक्टिव एरिया बन जाएगा, लाइट डालो, जो भी प्रोजेक्टेड एरिया आ जाएगा वही आपका इंटीग्रेशन से उतना ही एरिया आने वाला होगा, प्रोजेक्टेड इफेक्टिव एरिया। इस केस में पाई आर स्क्वायर ही आ गया। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? हाँ हो गया। लेकिन इसका रीजन भी तो समझ लो, आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि रटना हम सिखाते नहीं, हमको समझना है चीजों को, ठीक है? तो इतना समझ आ गया। अब इस चीज को अगर मैं रफ कर दूं तो सिंपली मैं क्या देखता हूं? अब यहां पे आप एक चीज बताओ, अगर मैं इसको ऐसे ही बना के रखूं और यहां पे 2 डायग्राम्स और बना देता हूं, एक सिंपल अभी जो मैं थोड़ी देर पहले बनाया था, इससे थर्ड पॉइंट क्या समझाया था? ऐसे इस एरिया से भी फील्ड लाइंस पास कर रही है। एक तीसरा हमारे पास है एक एरिया, वो ऐसा कुछ भी रैंडम एरिया है, मान लो ऐसे ऐसे कुछ भी रैंडम एरिया है, ठीक है? लेकिन सबके एरिया ये फिक्स है। ये कितने एरिया है? पाई आर स्क्वायर के तीनों, सामने वाला ये तीनों पाई आर स्क्वायर है। हाँ बिल्कुल समझ आ गया, समझ आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे पास हो रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है और ऐसे करके यहां निकल रही जाके। फ्लक्स आखिर होता क्या था? फ्लक्स आखिर होता क्या था? मैंने बता के रखा है ना, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग अ एरिया। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग अ एरिया। बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हर जगह से इक्वल पास कर रही हैं। हाँ बिल्कुल कर रही हैं, आप देख सकते हो। टोटल एरिया जब सामने का सेम है, उसी एरिया से ही तो निकल के जा रही हैं। हाँ तो पीछे का एरिया कैसा? डजंट मैटर, मैटर नहीं कर रहा है। अगर एक एरिया से 2 एरियाज हैं आपके पास, उससे नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम निकल के जा रही हैं। 2 एरियाज हैं, 2 या 2 से ज्यादा कुछ भी हो, अगर उनसे नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम जा रही है तो फ्लक्स सेम होगा, क्योंकि फ्लक्स हमको यही बताता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है। जब 2 जगह पे फील्ड लाइंस ही बराबर होंगी तो उनका फ्लक्स बराबर आएगा। तो इसका जितना फ्लक्स आएगा, जो कि क्या था हमारा E इंटू पाई आर स्क्वायर, उतना ही पाई आर स्क्वायर, उतना ही इसका भी होगा, उतना ही इसका भी होगा। ये रैंडम एरिया कुछ भी ऐसा हो सकता है पीछे, लेकिन प्रोवाइडेड बस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम होनी चाहिए। ये पॉइंट दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लो, क्या कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इक्वल है अगर, तो उनका फ्लक्स भी इक्वल होने वाला है। उनका फ्लक्स इक्वल होगा, क्योंकि इनकी डिफिनीशन ही इक्वल, उनकी डिफिनीशन ही यही हमको बताती है। क्या कि डिफिनीशन क्या बोलती है? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। फ्लक्स की मीनिंग क्या है? फिजिकल सेंस इतना ही है कि जितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं वो फ्लक्स है, और फ्लक्स जब फील्ड लाइंस बराबर पास कर रही हैं तो सबका फ्लक्स भी बराबर होगा। आई होप ये पॉइंट बिल्कुल आपको क्लियर होने वाला है। एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी, आप तुरंत करके बता सकते हो, क्योंकि मैं इस चीज को बता ही चुका हूं। हो सकता है आपने ध्यान ना दिया, तो इसलिए मैं आपको इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। मान लो एक शीट है,
ठीक है, प्लेनर शीट है ऐसे पड़ी, इसकी एक साइड पे कोई चार्ज रखा है Q, तो इसके ऊपर टोटल फ्लक्स कितना होगा बता सकते हो? सोचो सोचो। 0 होगा। क्यों 0 होगा? सोच लेना, फिर ना बताऊंगा। नहीं समझ आ रहा तो मैं तो बता ही दे रहा हूं अभी। इसका नॉर्मल वेक्टर ऐसे होने वाला है। अब फील्ड लाइंस ऐसे होते, कभी भी फील्ड लाइंस ऐसे वेव की फॉर्म में तो ट्रेवल नहीं करेंगे, वो तो सिंपली ऐसे ट्रेवल कर। मान लो ये शीट थी, यहां पे इसके कॉर्नर पे इस साइड पे चार्ज रखा हुआ था, तो हमेशा ये कॉर्नर पे रखा तो हमेशा ऐसे ग्रेज करके जाएंगी, या ऊपर भी जाएंगी तो वो इससे निकलेंगी। जो जब फील्ड लाइंस किसी एरिया से जा ही नहीं रही है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाल दोगे? तो उसका तो कोई सेंस नहीं। लेकिन जो जा रही है वो हमेशा इसके बिल्कुल ग्रेज करके जा रही। ग्रेजिंग कंडीशन बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, हाँ बिल्कुल बताई थी। तो वहां पे एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। तो 90 डिग्री हो जाता है तो फ्लक्स कितना होता था? 0 होता था। आई होप सारे कंसेप्ट आपको बहुत ही क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ही दिमाग में सेट रखना, प्रोजेक्शन का कंसेप्ट। आई होप कभी भी आपको दिक्कत होगी तो ये आपको वहां पे हेल्प जरूर करने वाला होगा। तो इफ यू लाइक देन लाइक माय वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हैं, जिससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।